हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इडीमा के बारे में। इडीमा क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखिए, इडीमा को हम सूजन भी बोलते हैं या स्वेलिंग भी बोलते हैं। तो इडीमा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी की वजह से आपको स्वेलिंग आ सकती है। हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो स्वेलिंग आ सकती है। किडनी लीवर से रिलेटेड कोई परेशानी अगर आपको होती है तो उस केस में भी आपको स्वेलिंग आ सकती है बॉडी पे, या आपको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एलर्जी कर रही है, चाहे वो खाने से रिलेटेड कोई चीज़ हो या फिर कोई मेडिसिन हो, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी पे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। पर आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड स्वेलिंग के बारे में, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो स्वेलिंग आपकी बॉडी पे आती है वो किस तरह की होगी, उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान इडीमा आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर फीमेल को होती है, और जनरली ये लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए, 6th मंथ के बाद आपके बच्चे का साइज़ बहुत जल्दी बढ़ने लगता है, वेट उसका बढ़ने लगता है, तो उसका वेट बढ़ने से आपका यूट्रस का वेट बढ़ेगा, और यूट्रस का वेट बढ़ने से यूट्रस अपने आसपास की सारी जगहों पे प्रेशर डालता है। जो भी ब्लड वेसल्स गुजरती हैं, जो ब्लड को हमारे पैरों में लेके जाती है और पैरों से फिर इम्प्योर ब्लड को ऊपर की तरफ बॉडी में लेके आती है, तो उन वेन्स के ऊपर यूट्रस के साइज़ के बढ़ने की वजह से प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने की वजह से जो ब्लड वेसल होती है वो दब जाती हैं। दबने की वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन उनमें नहीं हो पाता है और पैरों के अंदर ब्लड रुका हुआ रहता है। ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा तो नीचे पैरों में इकट्ठा होने लगेगा। उसकी वजह से हमें पैरों के ऊपर स्वेलिंग मिलने लगती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो क्या कर सकते हैं इस स्वेलिंग के लिए? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप नॉर्मल होम रेमेडीज़ करके स्वेलिंग को दूर कर सकते हैं। तो क्या-क्या वो होम रेमेडीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला ये है कि आपको लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है। अगर आप 2 घंटे लगातार काम करती है तो कोशिश करें कि 10 मिनट आप लेट जाएँ या बैठ जाएँ। अगर आप बैठ जाती है तो पैरों को नीचे लटका के नहीं बैठना आपको। कोई भी सामने कुछ भी रख के, टेबल वगैरह उसके ऊपर आप पैरों को रखिए, क्योंकि जितना आप खड़ी रहेंगी, जितने आपके पैर नीचे की तरफ लटके रहेंगे, उनके अंदर स्वेलिंग उतनी ही ज़्यादा आएगी। और अगर आप सोती हैं तो सोते टाइम पैरों के नीचे तकिया रखिए। तकिया रखने से क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ होगा, जिसकी वजह से जो इडीमा है वो थोड़ा सा कम होगा। नेक्स्ट है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि पानी ज़्यादा पीने से सूजन बढ़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगी तो सर्कुलेशन, एक तरह से खून पतला होता है और उसके फ्लो में थोड़ा सा फ्लो उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एडिमा कम हो जाता है। नेक्स्ट है, आपको नमक कम लेना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो भी सॉल्टेड चीज़ें हैं वो थोड़ा सा कम लें। जैसे चिप्स हो गया, जो भी नमकीन चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा डाइट में कम लें, क्योंकि जितना नमक आपकी बॉडी में जाएगा उतनी वो स्वेलिंग को बढ़ाता है। नमक में सोडियम होता है और सोडियम की टेंडेंसी होती है पानी को अपने साथ एब्जॉर्ब करने की, अपने साथ पकड़ के रखने की। तो अगर आपकी बॉडी में सोडियम बढ़ेगा तो उसकी वजह से स्वेलिंग आपकी बॉडी में बढ़ सकती है। तो नमक आप कम से कम लें। नेक्स्ट है कि जब आप सोएं तो ज़्यादातर अपने लेफ़्ट साइड में सोएं, क्योंकि देखिए, जो नीचे की आपकी बॉडी है, आपके पैरों से जो ब्लड लेके आती है वो वेना केवल लेफ़्ट साइड में होती है। लेफ़्ट साइड में वो ब्लड लेके लीवर में आती है और लीवर से फिर आपके हार्ट में पहुंच जाती है। तो अगर आप अपने लेफ़्ट साइड में सोएंगे तो उस वेन के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तो नीचे पैरों की स्वेलिंग आपकी थोड़ा सा कम होगी। बाकी कई लोग गर्म पानी में नमक डाल के भी अगर सिकाई करते हैं पैरों की तो उससे भी आराम मिलता है, लेकिन आप सिकाई करने की वजह से ज़्यादा पैरों को नीचे पानी में लटका के ना रखें, क्योंकि जितना पैर लटके रहेंगे उतनी उसमें स्वेलिंग ज़्यादा आएगी। तो सिकाई करें, लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए ना करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आप अपनी स्वेलिंग को नॉर्मल कम कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखें तो आपको स्वेलिंग कम होगी। दूसरा क्या होता है कि कई बार
सब कुछ करने के बाद भी आपकी स्वेलिंग बनी रहती है, या जनरली क्या है, पैरों के ऊपर स्वेलिंग रहनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारी पूरी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आने लग जाती है, तो ये थोड़ा सा एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो अगर आपकी स्वेलिंग ये सारी होम रेमेडीज़ करने के बाद कम हो जाती है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे फेस के ऊपर आने लग जाती है, हमारे पेट के ऊपर, हाथों के ऊपर, ऑल ओवर बॉडी स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है कि कुछ और प्रॉब्लम तो हमारी बॉडी में नहीं हो रही है। तो उसको कैसे पहचानें कि एक तो अगर आप रेस्ट कर रही हैं फिर भी स्वेलिंग कम नहीं हो रही है, ये एक पहली चीज़ आप नोटिस करें। दूसरा, आप अपना बीपी मेंटेन करें, बीपी को रेगुलर चेक कराएं। हर दूसरे दिन आप बीपी को थोड़ा सा 1 हफ्ते तक ध्यान दें। अगर आपका बीपी नॉर्मल रहता है स्वेलिंग के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है, कुछ कंडीशन, कुछ कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के होते हैं, जैसे कि प्री एंक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया। इन कंडीशंस में क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग मिलेगी। जनरलाइज्ड इडीमा होता है, यानी कि पूरे शरीर पे आपके सूजन आ जाएगी। दूसरा, आपका बीपी वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, 140-90 से ऊपर आपका बीपी रहने लगेगा, जो कि 160-180 तक भी पहुंच जाता है। तीसरा क्या होता है, आप अगर आपका यूरिन चेक कराएंगे, रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे, तो उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, यानी कि एल्बुमिन की मात्रा आपको यूरिन में ज़्यादा मिलेगी। बॉडी से प्रोटीन बाहर पेशाब में निकलने लग जाता है, तो उसकी वजह से भी आपके शरीर पे सूजन रहती है। तो इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। एक तो आपका इडीमा पूरी बॉडी पे रहने लगे, आपका बीपी अगर रेगुलर रेज़ कर रहा है और आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन मिल रहे हैं, तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है। अगर इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं कि आपकी बॉडी में इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और अपने डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करें। क्योंकि जो प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया की प्रॉब्लम होती है, ये धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसकी वजह से कई बार फीटल डेथ के चांसेस भी हो जाते हैं। और कुछ पेशेंट में तो ये होता है, बीपी रेस होने की वजह से कन्वर्जन्स आने लगते हैं, देखने में परेशानी होती है, धुंधला दिखाई देने लगता है, और इवन फीमेल की आई साइट भी लॉस हो जाती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो धीरे धीरे 6 मंथ के बाद आपकी बॉडी में आने लगते हैं। तो 6 मंथ के बाद आपको एक तो अपनी सूजन पे ध्यान देना है कि कहीं सूजन नॉर्मल की जगह अब नॉर्मल तो नहीं है, पूरी बॉडी पे तो नहीं है। दूसरा, अपना बीपी रेगुलर आप चेक कराते रहें, आपका बीपी रेस नहीं होना चाहिए। तीसरा, अगर आप अपना यूरिन एग्जामिनेशन कराते हैं तो उसमें आपके प्रोटीन नहीं आने चाहिए, या बहुत कम मात्रा में आने चाहिए। अगर ज़्यादा आते हैं तो चांसेस है कि आप में प्री एक्लेम्सिया के साइन डेवलप हो रहे हों। और प्री एक्लेम्सिया होने के बाद की जो कंडीशन होती है वो एक्लेम्सिया की होती है। उसमें ये तीनों साइन तो आपको मिलेंगे, जैसे कि इडीमा होना, प्रोटीन आना यूरिन में, और आपका बीपी बढ़ना। लेकिन इसके बाद आपको कन्वर्जन्स आने लगते हैं, आई साइट में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो नॉर्मल इडीमा क्या होता है और एबनॉर्मल इडीमा को आप कैसे पहचानें, ये मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मल में सिर्फ आपके पैरों पे स्वेलिंग रहेंगी, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप रेस्ट करेंगी आपकी स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। लेकिन एबनॉर्मल अगर होगी तो पूरी बॉडी पे मिलेगी, रेस्ट आप करेंगी तो भी वो स्वेलिंग आपकी कम नहीं होगी, आपका बीपी बढ़ने लगेगा, और आप यूरिन टेस्ट कराएंगी तो उसमें आपकी प्रोटीन आने लगेगी। तो अगर ये तीनों चीज़ें आती हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, ताकि टाइम रहते वो आपको प्रॉपर मेडिसिन दे और किसी भी तरह की होने वाली प्रॉब्लम से खुद को और आप अपने बच्चे को बचा सकें। तो ये था टॉपिक इडिमा के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।